Good morning, dear student. Myself, Vipul Kumar Pareva, Assistant Professor in Zoology, Government PG College, दौसा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के अंदर से इकोलॉजी की बुक में से नेचुरल रिसोर्सेज है। ये कोई नया टॉपिक नहीं है आप लोगों के लिए, आप इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। नेचुरल दैट मीन्स प्राकृतिक, रिसोर्सेज मतलब संसाधन, अर्थात वे साधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति की जो हमारी को अनमोल देन है उसको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब वो कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो वन हो या वन्य जीव हो, ऑक्सीजन हो, मृदा हो, खनिज हो, कोयला, गैस, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। इस प्रकृति की हम खुद भी एक संसाधन के रूप में प्रकृति की देन हम हैं। इवन देन एक चींटी की बात करें तो वो भी प्राकृतिक की देन है, एक हाथी की बात करें तो वो भी प्राकृतिक देन है। अर्थात इस पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हमें प्रकृति ने प्रदान की है वो एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में काम आती है। और प्रत्येक जीव का अपना महत्व है या प्रत्येक तत्व का अपना महत्व है। मैं कहूँ जल, यदि जल को हमारे जीवन से हटा दिया जाए तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम लोग जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। सीधी बात है। ऑक्सीजन है, ये भी हमें प्रकृति की देन है। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी। अब पेड़ पौधे एक प्राकृतिक संसाधन है। जितने भी जीव हैं ये सारे जीव प्राकृतिक संसाधन के रूप में काम आते हैं। यदि मैं बात करूं प्राकृतिक संसाधनों की तो इनको सामान्यतः दो बड़ी श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक तो है रिन्यूएबल सोर्स और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अर्थात एक संसाधन वो जो काम में आने के बाद में पुनः उसको वापस प्राप्त किया जा सकता है, और एक संसाधन वो होता है जिसे आप एक बार यूज़ कर लेंगे तो वो दोबारा काम में नहीं आएगा। पुनः नवीकरणीय या नवीकरणीय संसाधन सामान्यतः जीवित होते हैं, जैसे मत्स्य, केकड़े, वन आदि। परंतु जल व मृदा भी इस श्रेणी में शामिल किए जाते हैं क्योंकि इनका नवीकरणीय इनकी मात्रा की बजाय इनकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर कोयला, गैस, पेट्रोल, खनिज आदि के भंडार सीमित मात्रा में होते हैं, अतः इन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैं आपको बताता हूँ। एक मोटरसाइकिल में मैंने पेट्रोल डलवाया और पेट्रोल डलवाने के बाद में मैंने उसे यूज़ किया, तो अब वो पेट्रोल मेरे को वापस प्राप्त नहीं हो सकता है। एक बार वो काम में आ जाता है तो उसके बाद में वो वापस प्राप्त नहीं हो सकता है। जबकि इसकी तुलना यदि हम वन से करें तो वन में मान लीजिए आपने लकड़ी काट ली तो प्रकीर्णन के फलस्वरूप पुनः दूसरा पेड़ आ जाएगा, पौधे की जगह पर पौधा लगा सकते हैं। लेकिन पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो पेट्रोल की जगह में पेट्रोल नहीं ला सकते हैं। इसमें कैटेगरी वाइज बताया गया, संसाधन में अनवीकरणीय और नवीकरणीय दोनों तरफ आपको डायग्राम से शो किया गया है। मनुष्य व जीव जंतु सभी प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित है। मानव के लिए प्राकृतिक संसाधन दो तरीके से उपयोगी हैं। एक तो ये सीधे पदार्थ के रूप में मानव के लिए उपयोगी है, जैसे जल, इधर आपका वन, ये है लोहा वगैरह। तथा दूसरी तरह से ये प्राकृतिक संसाधनों से जो एनर्जी प्राप्त होती है ये मानव के लिए अनेक रूपों में उपयोगी है। ऊर्जा का उपयोग जो मनुष्य करता है उसके क्या क्या कारण है वो देखिए। घरों व कार्यस्थलों के तापमान को जीवन या कार्य योग्य बनाने हेतु इसके लिए अपन जो शीतलन या तापन का उपयोग करते हैं वो इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों की बदौलत कर पाते हैं। सेकंड है परिवहन हेतु। आपको पता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें परिवहन के माध्यमों की आवश्यकता होती है, साधनों की। अब ये जितने भी साधन हैं परिवहन के वो सभी प्राकृतिक संसाधनों की द्वारा प्रदत्त ऊर्जा से ही चलते हैं, चाहे वो रेलगाड़ी में डीजल हो, एरोप्लेन में फ्यूल हो, चाहे समुद्र का जहाज हो, मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर, बस, ट्रक, कुछ भी एक्स वाई जेड, जितने भी परिवहन के साधन हैं उसमें एनर्जी उपयोग होती है। नेक्स्ट है प्रकाश हेतु। मानव प्रमुखतः आंखों पर आश्रित जीव है, अतः इसे अपने क्रियाकलापों हेतु प्रकाश की आवश्यकता होती है, जो प्रकाश हमको सूर्य से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है फॉर कुकिंग फूड, भोजन पकाने हेतु। आपको पता है भोजन पकाने के लिए अपन एलपीजी सिलेंडर का यूज़ करते हैं, जबकि ग्रामीण परिवेश में
आज भी लकड़ी के ईंधन के फलस्वरूप भोजन पकाया जाता है। नेक्स्ट है मनोरंजन हेतु। मानव के मनोरंजन के लगभग सभी साधन ऊर्जा पर आधारित है। उदाहरणतः पठन, चलचित्र, टेलीविजन, वाटर पार्क, वीडियो गेम आदि। जिन खेलों में सीधे ऊर्जा का उपयोग नहीं होता, उनके उपकरण बनाने हेतु भी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। आप देखिए, सीधे यदि मान लीजिए कोई टेलीविज़न है, तो टेलीविज़न एनर्जी जो प्राप्त कर रहा है, आप देखिए बिजली से चलता है। अब बिजली किससे बन रही है, वो भी एक कंसेप्ट है। या तो वो कोयले के प्रोजेक्ट से निकल के आ रही है, या मान लीजिए पानी से निकल के आ रही है, या मान लीजिए हवा से निकल के आ रही है। विद्युत का जो उत्पादन है वो अनेक प्रकार से किया जाता है। तो ये सारे जो प्रकार हैं अंततः प्राकृतिक संसाधनों पर ही आश्रित रहते हैं। चिकित्सा हेतु चिकित्सा व निदान के उपकरण, औषधि निर्माण आदि भी ऊर्जा पर ही आधारित है। जो मेडिसिन बनती है, ये मेडिसिन हमें वन जीवों या वन्य के अंदर जो औषधियाँ युक्त पादप होते हैं, मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं, उन्हीं से हमको औषधियाँ प्राप्त होती है। अन्य विविध उपयोग, मानव के उपयोग की अनेक वस्तुएं आदि भी ऊर्जा पर आधारित है। अब ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत हम यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं, उसके अंदर सबसे पहले दिए गए जैव भार, बायोमास। बायोमास दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस मास। किसी जीव के अंदर जो उसका द्रव्यमान होता है, काम आने योग्य जो शक्ति होती है, उसे बायोमास का कंसेप्ट देते हैं। जैसे लकड़ी है, मान लीजिए लकड़ी के दहन के फलस्वरूप ऊर्जा निकलती है या अग्नि निकलती है। अब उस लकड़ी का जो बायोमास है, वो बायोमास ये तय करेगा कि उसके अंदर कितना एनर्जी है। मनुष्य के अग्नि लगा सकने की विधि को सीख लेने के साथ ही उसने प्रकाश, सुरक्षा व भोजन पकाने हेतु अग्नि का उपयोग शुरू किया। इसके लिए जैव भार को ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बनाया। कोयले की खोज होने तक यही ऊर्जा तथा प्रकाश का प्रमुख स्रोत रहा। पहले देखिए, जब इतना एडवांस नहीं था, तब कोयला एक मेन अग्नि के स्रोत के रूप में काम करता रहा है। जैव भार का आशय है कि जैविक मूल के जलाए जा सकने वाले पदार्थ। जैव भार में लकड़ी भी आती है, पत्तियाँ, गोबर, लकड़ी का कोयला, भूसा आदि शामिल होते हैं। जंगली जीवों से रक्षा करने, परिवेश को गर्म रखने, भोजन पकाने व प्रकाश हेतु इसका उपयोग मानव द्वारा आज तक भी किया जा रहा है। जैव भार पुनः नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है, क्योंकि पौधे व जीव इसे पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। सेकंड देखिए, कोल या कोयला। कोयला भी एक तरीके से जैव भारी है। ये पृथ्वी में लंबे समय तक जो दबे हुए अवशेष हैं, उनमें ये जीवाश्म ईंधन के रूप में काउंट होता है, क्योंकि वास्तव में ये लाखों वर्षों पूर्व के मृत जीवों पर वातावरण की क्रिया से उत्पन्न हुए पदार्थ हैं। कोयले का बड़ी मात्रा में उपयोग औद्योगिक क्रांति के समय से ही प्रारंभ हुआ था तथा हाल ही तक बड़े पैमाने पर होता रहा है। इसका उपयोग तापीय बिजली घरों में विद्युत उत्पादन हेतु, ट्रेनों को चलाने हेतु, भट्टियों में अयस्क धातु पिघलाने हेतु किया जाता रहा है। आप लोगों ने तो शायद नहीं देखा होगा, पहले जो ट्रेन होती थी वो कोयले से चलती थी। पुरानी पिक्चरों में यदि आप देखने को देखिए तो ट्रेन के अंदर लगातार कोयले डाले जाते थे, तो उसकी जो भाप बनती थी, उस भाप से ट्रेन का इंजन आगे चलता था। कोयले में नाइट्रोजन व सल्फर के अंश होने के कारण इसके जलने पर प्रदूषण भी अधिक होता है। इसके खनन की कीमत भी शनै शनै बढ़ने लगी थी तथा अन्य स्रोतों के मुकाबले यह स्रोत महंगा पड़ने लगा था। अतः इसका उपयोग कम होने लगा था तथा कुछ कंपनियों तो इसका खनन भी बंद कर दिया था। पिछले 5 से 7 वर्षों में कोयले को पुनः तरजीह दी जाने लगी। कोयले के वैश्विक भंडार, इसकी खपत तथा इसके चुक जाने का अनुमान पेट्रोलियम उत्पादों के मुकाबले कहीं अधिक सटीक रहा तथा ऐसा अनुमान किया जाता है कि कोयले के भंडार 3 से 6 शताब्दी तक कम आते रहेंगे। हम यह भी जानते हैं कि पत्थर का कोयला यानी जीवाश्म कोयला बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, अतः इसका नया उत्पादन नहीं होगा। स्पष्ट है कि हमें कोयले पर निर्भरता को इसके समाप्त होने से पहले पूर्णतः खत्म करना होगा। वर्तमान में कुल ऊर्जा खपत का 25% भाग कोयले से पूर्ण होता है। कुछ देश जैसे चीन में कोयले के उपयोग से संचालित विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना आज भी जारी है। वाहनों के संचालन हेतु कोयले के मुकाबले
तरल पदार्थ अधिक उपयोगी होता है क्योंकि इसमें कोयले के मुकाबले प्रतिगाम अधिक ऊर्जा होती है। इसी कारण वाहनों जैसे वायुयान, दुपहिया, चौपहिया वाहनों के प्रचलन के बाद कोयले की आनुपातिक खपत में कमी आई है। परंतु अब फिशर ट्रॉप्स विधि की खोज के बाद यह संभव हो गया है कि ठोस कोयले से तरल ईंधन बनाया जाए। मेरे आज के वीडियो में हमने प्राकृतिक संसाधन के वर्गीकरण के बारे में बात की तथा जो एनर्जी के हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, उनमें जैव वार तथा कोयले की बात की। अगले वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।